दरवाजा बंद होने का कंपन सब कुछ शुरू कर दिया। तापमान तेजी से बढ़कर क्रांतिक पर पहुंच गया। इसी बीच फोन अचानक बजने लगा, पर उठाने से पहले फोन प्रकाश गति से मशीन पर चिपक गया, जिससे सुरक्षा सीमा भी टूट गई और तापमान बढ़ता गया। इस समय तक वे अभी भी ये नहीं जानते थे कि उनका क्या हवाला है। पहले आदमी का कान का गोटा बंदूक के द्वारा खींच लिया गया, फिर उसके शरीर से सारी धातुएं बाहर निकलने लगी। चीफ अभी भी तेजी से ऊपर चल रहा है और सपना अभी भी बहुत दूर है। पीछे की ओर व्हीलचेयर अचानक उड़ गया, उसे पूरी तरह से एक चीज पर टकरा दिया। बड़े होने वाले चीफ ने उसे पूरी तरह से असहाय बना दिया और व्हीलचेयर भी धीरे धीरे विकृत होने लगा, जब तक आदमी को धीरे धीरे अंदर खींचा गया। यह विश्व की शीर्ष भयानक फिल्म है डेथ साउंड 6। कहानी 50 साल पहले से शुरू होती है। बेल्किन ने एक रात्रि भोज की योजना बनाई, क्लाउड रेस्तरां में अपनी बेटी एरिस से विवाह करने की। यह एरिस का विचार है। एक छोटा लड़का किनारे पर छुपा हुआ है। सुरक्षा कर्मी समय पर आकर उन्हें रोकते हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि चोरी करने पर भूख का नरक आएगा। लड़का माफी मांगने के बाद दौड़कर चला जाता है। इसी समय बेल और एरिस रेस्तरां के बाहर फोटो खींच रहे हैं। फिर वे एलिवेटर में जाते हैं, लेकिन एलिवेटर का दरवाजा अचानक फंस जाता है। एलिवेटर ऑपरेटर एक तरफ सुरक्षा को संभालते हुए दरवाजे को जबरदस्ती बंद कर देता है। फिर एलिवेटर धीरे ऊपर जाने लगता है। रोकी की खिड़की से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। एलिवेटर ऑपरेटर ने गर्व से पेश किया, यह 150 मीटर ऊंचा आकाशचुंबी टावर जो 9000 कंक्रीट और स्टील के बने हुए हैं और 5 महीने पहले खत्म होने वाला ये शहर का नया लैंडमार्क बनेगा। हालांकि पूरी तरह से परिपूर्ण लगने वाली रात एक भयानक सपने में बदलने वाली है। एलिवेटर में एरिस बेचैन है। बास के हाथ वाला लड़का अचानक फट पड़ता है। उसने अचानक बेल की बाह पकड़ ली और एलिवेटर सफलतापूर्वक शीर्ष मंजिल पर पहुंच गया। रेस्तरां के अंदर रोशनी चमक रही थी। बैंड सुंदर संगीत बजा रहा था, लेकिन जब बेल ने अपना नाम लिया तो उसे बताया गया कि वो आरक्षण सूची में नहीं है। जिस चेक ने उसका आरक्षण किया था वो पहले ही निकाल दिया गया था। योजना बिगड़ गई। एरिस ने विनम्रता पूर्वक टेबल पर बैठने का सुझाव दिया, लेकिन बेल उसे खिड़की के पास ले गया। आज रात की स्थिति के लिए माफी मांगते हुए। ये तब हुआ जब बेल ने ध्यान दिया कि रेस्तरां में मुफ्त शैंपेन मिल रहा है और वो उसे लेने के लिए मुड़ गया, लेकिन एरिस अचानक बदहजमी की वजह से टॉयलेट की ओर भागे। इसी समय वेटर ने शैंपेन खोल दिया। लकड़ी के वजन से झूमर की सजावट टूट गई। सजावट ढीली पड़कर मस्तक के कांच के फर्श पर खिसक गई, एक ध्यान से दिखने वाली दरार छोड़ते हुए। खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बेल ने एरिस को बंद प्लेटफॉर्म पर ले जाया। सिक्के डालने वाला लड़का उनके पास दिखाई दिया और सिक्का डालकर भाग गया। सुरक्षा ने देखा और उसे फिर से इंगित किया। बेल ने गहरी सांस ली। अंगूठी के बदश्य भाग गए। आयरिस, मैं तुम्हारी जिंदगी को काटना चाहता हूँ। इसी समय आयरिस ने एक चौंकाने वाली खबर दी, तुम्हारा मतलब हम हैं। बेल को पहले एक अजीब सा लगा और फिर उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आई। इस समय वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था, लेकिन एरिस ने लड़के को आखिरी सिक्का फेंकते हुए देखा। सिक्का हवा के प्रवाह से वेंटिलेशन में चला गया। पंखे की पंखुड़ियां फंस गयी। इस बीच रेस्तरां में माहौल चरम पर पहुंच गया। बर्फीला कॉफी ग्लास फर्श पर एक छलांग की तरह था। स्ट्रक्चर बनाने वाले पियानो पेंच धीरे धीरे ढीले होने लगे और पंखा अचानक घूमने लगा, जो फंसा हुआ सिक्का बाहर निकाल दिया, जैसे युदान ने गैस पाइप को मारा। इस बीच कांच के फर्श में दरारें धीरे धीरे बढ़ने लगी। गैस भी रिसना और फैलना शुरू हो गई। बेचैन महसूस करते हुए एरिस ने आसपास को जांचा। अगले पल कांच का फर्श टूट गया और संकट फट पड़ा। ने कांच के किनारे को पकड़कर खुद को खाली में लटका रखा। एरिस अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसे हवा में गिरते हुए देख सकती है। रेस्तरां के अंदर चीखें गूंज रही हैं, लोग भाग रहे हैं और गिर रहे हैं। भीड़ में रसोईया गिरा दिया जाता है। आग लगी हुई बर्तन उलट जाते हैं। गरम तेल महिला ग्राहक पर फैल जाता है। फिर वो गैस हिसाब क्षेत्र में चली जाती है। उसी पल एक जोरदार धमाका होता है। आग की तीव्रता ने महाकाश को फैला दिया। अयम्बी को चेरंग में फिर से बुखार हो गया। महिला ने अपने बच्चे को डाइनिंग कार में छिपाया और आग उसके पास से गुजर गई। अरेस ने एक टेबल के पीछे छिपकर रहा। फिर सब लोग एक साथ जमा हो गए। टूयंग ने शरण लेने के लिए पहले ही दौड़ दी। इसे नहीं करना चाहिए था। सब लोग को लिफ्ट की ओर जाना पड़ा। अमीर लोग जगह के लिए लड़ रहे थे और अरेस को धक्का दे दिया। धूल के कण और बिजली के साथ एलिवेटर ओवरलोड हो गया। आदमी के शरीर से रात्रि का ड्रेकन टूट गया। रेस्तरां तीव्रता से हिलना शुरू हुआ। एरिस ने देखा कि जमीन धीरे धीरे टूटने लगी और फिर छत का मजबूत हिस्सा टूट गया।
वह कांच की खिड़की पर खड़ी औरत ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर पियानो लड़खड़ा रहा था। अगले पल एम्बी नीचे गिरकर पियानो पर टकरा गया। मामले में एकमात्र सफलतापूर्वक बचा लड़का आकाश से गिरते पियानो ने उसे तुरंत मार दिया और एम्बी फिर से मुक्केबाजी के छल्ले में आ गया। इसी समय प्लेटफॉर्म का दूसरा आधा अनुचित रूप से झुक गया। रेस्तरां फिर से रंगहीन हो गया। एकमात्र विश्वसनीय एरिस ने लड़के को शौचालय से बचाया। हालांकि पीछे कोई रास्ता नहीं बचा था। अंतिम क्षण में एरिस ने लड़के को खींचकर 1 सेकंड में बाहर निकाला। हालांकि अंगूठी पियानो के बीच में फंस गई थी, जिसने उनकी जान बचाई, लेकिन शरीर के वजन ने एरिस की उंगलियों की त्वचा को धीरे धीरे खींच दिया। दोनों तेजी से नीचे गिर रहे हैं। स्टीफन दरवाजे से चौंककर जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। इस ईमानदार आंखों की पूर्ण लड़की विद्यार्थी प्रतिनिधि है और सभी पुरस्कार विजेता है, लेकिन पिछले 2 महीनों में दोहराए जाने वाले बदशगुन के सपने उसके जीवन को तबाह कर दिए हैं। सपने में वो बार बार हवाई रेस्तरां को गिरते हुए देखती है। ये दृश्य अत्यधिक वास्तविक लगता है। स्टैफ अचानक महसूस करती है कि सपने में वो बहादुर अजनबी महिला आयरिस उसकी अभी तक मुलाकात न किए गए दादी के समान नाम रखती है। इसलिए वो उत्तर खोजने के लिए घर लौटना फैसला करती है। घर जाने के बाद उसने दादी के बारे में बात की, लेकिन पिता का बहुत ठंडा व्यवहार था। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। ये स्टेटी चार्ली हॉवर्ड के चाचा के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टीफन ने स्वयं उन्हें छोड़ने का प्रस्ताव दिया। जाते समय पिता ने कहा कि दादी के बारे में मत बताना। चाचा के घर पहुंचने के बाद स्टीफन ने सपने की बात कही। हावा के चेहरे पर सिक्के के बारे में कोई भावना नहीं थी। स्टीफन के प्रश्न करने पर हावा ने सभी बच्चों के सामने परिवार का एक गहरा रहस्य उजागर किया। ये पता चला कि पति की मृत्यु के बाद एरिस की मानसिक स्थिति ढह गई। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। मृत्यु के विचारों में डूबी रही। वास्तविकता का अध्ययन, फागुओं को पढ़ा, आपदा समाचार एकत्र करना, फिर सरकार हस्तक्षेप करती है। छोटे हावर्ड और बहन डेलिंग को उससे दूर ले जाया जाता है। हालांकि पालन पोषण अधिकार खो दिए। आयरिस नहीं मानती, कभी कभी भयानक पत्र भेजती है और मौत के स्थान के फोटो भी जोड़ती है। अज्ञात आगाज और पूर्वानुमान चित्र। हॉवर्ड ने स्टीफन को चेतावनी दी, आयरिस खतरनाक मनोरोग रोगी है, उससे दूर रहो। लेकिन स्टीफन के बार बार आग्रह करने पर फिर भी उसने चुपचाप उसे बता दिया। ड्रायर में उसकी जरूरत की चीज है। जैसा कि अनुमान था, वो आयरिस और बेल का बादल रेस्तरां में खींचा हुआ चित्र था। तस्वीर में दादी का चेहरा। ये सपने में आने वाली अजनबी महिला है। तस्वीर के पीछे के अनुसार स्टीफन अकेले झील के पास जंगल में झोपड़ी की ओर जाता है। झोपड़ी बहुत ही सुरक्षित है। दरवाजे के पार से साया की लड़की की आवाज आती है। स्टीफन ने अपनी पहचान बताई। दूसरा पक्ष कुछ सेकंड खामोश रहा और फिर धीरे से दरवाजा खोला और उसे सारे नृत्य सामान छोड़ने का आदेश दिया गया। आंगन में विभिन्न फंदे और जिन भरे हुए थे। यह एक दुश्मन का किला जैसा लग रहा था। वो अपनी पितली और खराब दिखने वाली नानी एरिस से मुलाकात करती है। उसकी आंखों में एक जटिल भाव चमकता है। स्टीफन अपनी घटनाओं का वर्णन करती है और एरिस कहती है कि यह नहीं है, यह उसकी पूर्वानुमान है। रेस्तरां में आपदा के दिन जो आपदा आने वाली थी उसे पूर्वानुमानित करके एरिस ने तुरंत लड़के को सिक्का फेंकने से रोक दिया। फिर वो रेस्तरां में वापस आई और माइक पकड़कर सबको फर्श पर पड़े कांच का ख्याल दिलाया। इस तरह उसने कई जानें बचाई, लेकिन मौत को भड़का दिया। उस दिन के बाद से यम ने बदला लेने की शुरुआत कर दी। सभी जीवित लोग मारे गए लगते हैं। गणना करने की कोशिश करते हुए मर गए। डेटा और एरिस की भावनाएं पूरी तरह से मेल खाती हैं। उसके प्यारे पति को भी बच नहीं सका। एरिस ने यम की कार्रवाई का पूर्वानुमान लगाना सीखा, बंगले में रक्षा प्रणाली का निर्माण किया और मृत्यु के मामलों को इकट्ठा करके पैटर्न खोजने की कोशिश की। 30 साल से वो कभी छोटे घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अंत में उसने फिर भी ड्वार्फ टाउन पहना। वह अपने सारे जीवन के अध्ययन को स्टीफन को सिखाने के लिए बेहद उत्सुक थी। पुस्तक में मृत्यु के व्यवहार पैटर्न के अध्ययन के परिणाम दर्ज किए गए हैं। उसने स्टीफन से रुककर सीखने का अनुरोध किया, लेकिन स्टीफन को छोटे घर में रहना स्वीकार नहीं हुआ। चेन लुओ वापस आएगा और उनेगा तुमसे दूर नहीं जा सकता, तुम गायब हो गए। मौत हमारे घर से आती है। एरिस को पता है कि समय कम है। अगले पल में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन डर के कारण जगह में जड़ हो जाती है। उसे पता है कि दरवाजे के बाहर मौत इंतजार कर रही है। एक अजीब हवा अचानक गुजर जाती है। एरिस के दिमाग में अपनी मौत का झलक गुजर जाता है।
उसने सब कुछ छोड़कर दरवाजे के बाहर कूदकर निकल दिया और अपने शोध के परिणाम स्टीफन के हाथों में धकेल दिए। एरिस ने स्टीफन को विश्वास दिलाने के लिए सबसे चरम तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भविष्यवाणी किए गए मृत्यु समय पर वो पूर्व निर्धारित रेल पटरी पर खड़ी हो गई। कुछ क्षणों बाद एक ऐसा मामला जो से लगता है कि यादृच्छिक है, वास्तव में उसे पराजित करने का नहीं है। यह उसके दशकों तक की प्रतिरोध का दंड है। उसने मौत से सिद्धांत की परीक्षा ली, गांव की लड़कियों को एक कठोर सबक दिया। नानी की अंतिम संस्कार पर घर छोड़कर चली गई माँ डाली अचानक दिखाई दी, लेकिन स्टीफन ने उसकी पहचान को मानने से इनकार कर दिया। डाली की लौटाव की प्रतिष्ठा को मनाने के लिए हावर्ड ने घर पर एक पार्टी आयोजित की। जूलियन और बॉबी खाना और पेय तैयार कर रहे हैं। बॉबी के हाथ फिसले और गिलास टूट गया, टुकड़े बर्फ में गिर गए। इसके बाद बॉबी ने शीशे के टुकड़े पेय में डाल दिए। पार्टी में जूलियन ने पीने के बाद अचानक जोर से खांसना शुरू कर दिया। सौभाग्य से बस एक कीड़ा अंदर चला गया था। उसके बाद लड़के पीछे के आंगन में ट्रम्पोलिन पर खेल रहे थे। अनजाने में नीचे एक अलग हुई नाखून बंदूक पड़ी थी। इसी बीच स्टीफन घर पर एरिस के दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था। पुस्तक में कई अजीब मौतों के मामले दर्ज थे। सूची कई दशकों में फैली हुई और अभी भी जारी थी। यह उस समय था जब स्टीफन ने गलती से दस्तावेज गिरा दिए। फोटो भी तुरंत नीचे गई। उसने तुरंत महसूस किया कि स्टीफन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टीफन के साथ पुराने घर की ओर गाड़ी चलाई। इस बीच मार्टी ने कांच के टुकड़े वाला शराब का गिलास उठाया और बॉबी ने अपने पिता हॉवर्ड को बेड पर आमंत्रित किया। मार्टी ने अचानक गिलास रख दिया और स्टीफन के पास गया और देखा कि हॉवर्ड बेड पर चढ़ रहे हैं। इसी समय दलील ने नीचे की ओर एक बंदूक देखी, तब सबको रोक दिया और चढ़ाई रोक दी। लेकिन जियाओमा ने बियर की बोतल उलटने का नाटक नहीं किया। उसने पानी के नल को खोल दिया, पाइप तेजी से फैला और नेल गन के पास के उपकरणों को गिरा दिया। इसी बीच चिंतित स्टीफन पीछे वाले बगीचे में भागा आया। जब उसने सबको सुरक्षित देखा, वो थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन अचानक बैग टूट गया और जिंगू ढेर भी धराशायी हो गया। गिलास के टुकड़े घास पर बिखेर दिए। अगले पल हॉवर्ड ने टुकड़ों पर कदम रखा। बचाव यात्रा के बाद स्टीफन ने एरिस की बातों पर विश्वास करके अध्ययन और सामग्री का पुनर्विन्यास जारी रखा और एरिस की घटनाओं और खोजों को परिवार को बताया, क्योंकि बादल रेस्तरां में बहुत से जीवित लोग थे। इस जीवन का हिसाब लगाने में बहुत समय लगा, जिसके कारण कुछ लोगों ने परिवार बसाए और बच्चे पैदा किए। इन अतिरिक्त लोगों को मृतकों की सूची में भी शामिल किया गया। अंश की आयु क्रम में हॉवर्ड पहले स्थान पर आया, बस एरिक जूलिया के कारण। बॉबी डार्लिंग आखिरी में उसका भाई चार्ली। यह सिद्धांत मुख्य बिंदु था जिसने तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। जूलिया संदेह करने वाली एक षड्यंत्रवादी है और चार्ली भ्रम में पड़ गया है। जियोमा ने आगे बढ़कर सामान्य रूप से सुनना बंद कर दिया। उस रात विंसेंट के प्रदर्शन के बाद एरिक ने सफाई करने के लिए छोड़ दिया। उसने पंखा चालू किया और ऊपर से वादे की गई खतरनाक प्रजनन कक्ष आने वाला था। चूँकि वो शोक में डूबा हुआ था, उसने कंपन का असर नहीं महसूस किया, जिससे अंधेरा गिर गया, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई। एरिक टुकड़ों को साफ कर रहा था जब ऊपर से ढीली चेन गिर गई, जो तुरंत उसकी नाक की रिंग में फंस गई। जब वो लड़ते हुए ऊपर की ओर लात मारता है, उसका ग्लास भी अचानक टूट गया। वो पूरी तरह से जान से जाने की कगार पर था। अंतिम क्षण में अच्छा रहा कि उसने धातु की बकल को खोल दिया। अगली सुबह एरिक की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर स्टीफन ने अपने भाई को लेकर विंसेंट हॉल की ओर जाना शुरू किया। जनरल चार्ली को सूचना मिली कि विंसेंट हॉल में पिछली रात आग लगी थी। इसे सुनकर स्टीफन का चेहरा परिवर्तित हो गया। स्टेफ। सौभाग्य से एरिक मरा नहीं था, उसकी जान बच गई थी। स्टीफन ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी। मृत्यु केवल अस्थायी रूप से टाली गई है, लेकिन एरिक बिल्कुल भाग्यशाली नहीं था। ऐसा मानकर चलते हैं कि यह सिर्फ एक षड्यंत्र सिद्धांत है और जानबूझकर कचरा ट्रक के पास चले जाते हैं। स्टीफन हर समय अपने आसपास के संभावित खतरों को महसूस करता है, जैसे इमारत के खतरे, मजदूरों के ऑपरेशन या बच्चों के खेलने से होने वाली दुर्घटनाएं। लेकिन एरिक को इस पर विश्वास नहीं है। स्टीफन की चेतावनियां बार बार बीच में रुक जाती हैं। अगले पल जूलिया अचानक ट्रक में फंस जाती है। जूलिया, जब सब चलने लगे, जिनको चीख पड़ी और ड्राइवर ने संगीत सुनते हुए कुछ भी महसूस नहीं किया। स्टीफन ने कचरा ट्रक पर चढ़कर जूलिया का हाथ पकड़ लिया। एरिक और चार्ली ने समय पर ट्रक को रोका, लेकिन ड्राइवर के एकाएक ब्रेक लगाने से जूलिया, जो मुश्किल से पकड़ी थी, फिर से ट्रक के नीचे गिर पड़ी। अंत में विशाल धक्का उसे इस बिंदु तक पीस देता है।
जूलिया की मृत्यु से सभी पूरी तरह से टूट गए। सबने अंततः स्टीफन की बात मान ली। मौत के क्रम को गलत समझने के कारण जूलिया की मौत हो गई। स्टीफन खुद पर दोष लगाता है, पर जूनी माँ ने कहा कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि एरिक उसका और हॉवर्ड का जन्मजात बेटा नहीं है, इसलिए मृत्यु सूची में नहीं है। ये बात सामने आ गई है। फिर सभी को हैरानी हुई। इसका मतलब है कि अगला शिकार छोटा भतीजा बॉबी है। इसी बीच स्टीफन को याद आया, एरिस के नोट्स में एक व्यक्ति का जिक्र था, विलो, जिसने मौत से कामयाबी से बचाव किया था। उसके बाद माँ ने कहा कि एरिस ने पत्र में कहा था विलियम उसकी अस्पताल में काम करने वाली दोस्त है। इससे सबकी उम्मीद फिर से जगी। अस्पताल के रास्ते में माँ डैरिन ने चले जाने का कारण समझाया, क्योंकि उसे डर था कि वो भी एरिस की तरह हो सकती है और अपने छोटे बच्चों को मिट्टी नहीं पड़ने वाली छाया दे। इसलिए उसने एरिस की तरह अलग रहने का विकल्प चुना। स्टीफन ने ये सुनकर धीरे धीरे अपनी माँ की परेशानी को समझा। अंत में अस्पताल की बेलनी में वे विलेन को सफलतापूर्वक खोज लिए। यह एक मध्य उम्र का आदमी था जो अक्सर दिखता था, लेकिन उसकी नजरें गहरी थी। वास्तव में यह एरिस द्वारा बचाया गया एक काला लड़का था और मौत की सूची का अंतिम व्यक्ति भी। बरसों से वो एरिस के साथ मौत के खिलाफ लड़ने के तरीकों का अध्ययन कर रही थी। उसने उसकी छोटी कोठरी की रक्षा मजबूत कर दी। विलियम ने मृत्यु के चक्र को तोड़ने की 2 तरीके साझा किए। पहला तरीका है किसी को मारना, उसकी शेष जीवन की अवधि लेना, या फिर बचाया जाने के तरीके से मौत को धोखा देना। लेकिन ये तरीका बहुत खतरनाक है। अगर यह निष्पादित नहीं होता तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एरिक ने फिर भी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो चुपचाप बॉब को अस्पताल ले गई। बॉबी की मूंगफली एलर्जी का उपयोग करके मौत का कारण बनाने की योजना बनाई और फिर डॉक्टर से उसका इलाज करवाना। हालांकि एरिक ने मूंगफली विक्रेता से अचानक तालियां बजाई, इसलिए उसे मजबूरन मूंगफली निकालनी पड़ी। बाद में बॉबी के साथ चुंबकीय अनुनाद में छुपने पर बॉबी ने मूंगफली खाई और शुरुआत में कोई एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं थी। अगले पल अचानक तेज पेया हुई। इस समय एमआरआई मशीन अचानक चलने लगी और एरिक को उसके कमर से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बॉबी ने कष्ट से अपने शरीर पर रक्त रोधी तलवार प्राप्त की, लेकिन जब वो सोची कि उसका जीवन खतरे में है, फंगल मशीन की स्प्रिंग अचानक बाहर निकल आई और उसका मस्तिष्क तोड़ दिया। दम रिक और बॉबी की मौत के बाद मृत्यु का शोक लेकर परिवार की दूसरी शाखा तक पहुंचा और चार्ली बहुत उलझन में था। एरिक और आइरिस के बीच कोई रक्त संबंध नहीं था, फिर भी उनकी कैसे मौत हो सकी। मौत के खतरे का सामना करते हुए वे आइरिस के छिपने के छोटे घर की ओर चले गए। उन्हें यकीन था कि वो घर एकमात्र शरण स्थल है। हम इसे साथ करते हैं। इस बीच सिक्का अचानक गिर पड़ा। एक बुढ़िया ने उसे उठाकर अपने बटुआ में डाल दिया। रास्ते में खतरे चलते रहे, फिर भी वे अंततः छोटे घर तक सुरक्षित रूप से पहुंच गए। अब गली का दरवाजा बंद था। स्थान पर अजीब वातावरण था। स्पष्ट था कि मौत अचानक आ गई थी, इसलिए दुश्मन को दरवाजा तोड़ना पड़ा। लेकिन सीवेट चाकू से काट दिया गया था और खोला नहीं जा सका। उसने माँ और भाई को पहले घर में भेजा। इसी क्षण छत की बिजली की तार से चिंगारियाँ उत्पन्न हुई और वे लकड़ी के घर में उड़कर आ गयी। खुशी है कि माँ को बड़ी चोट नहीं लगी। वो चार्ली को लकड़ी की टांग खोलने में मदद करने और उसे डूबती बहन को बचाने के लिए भेज दिया। फिर उसके सिर पर गिरने वाली लाइट फिटिंग ने उसे तुरंत मार डाला। इस समय उसने अपनी मौत की चिल्लाहट की, लेकिन अंत में चार्ली ने उसे बचा लिया। वे मौत के चक्र को तो तोड़ दिए, लेकिन इसका भीषण मूल्य भुगतना पड़ा। कुछ महीनों बाद जीवन सामान्य लगने लगा। चार्ली अपने हाई स्कूल के ग्रेजुएशन डांस के लिए तैयार है। स्टीफन उसकी कपड़ियाँ सजा रहा है। उसकी उंगली गुलाब की कांटों से चोट लग गई। उसकी चिंता मन में थी। पहले सिक्का पकड़ने वाली वृद्ध महिला अपना बटुआ खोलती है। सिक्का फिर से गिर गया। चार्ली अपनी दोस्त के पिता डॉक्टर रेडिक से बात करता है। स्टीफन की मौत से बचने का अनुभव बयान किया गया है, लेकिन डॉक्टर ने संकेत दिया। उस समय स्टीफन का दिल वास्तव में रुका नहीं था, बस कुछ समय के लिए अचेत हो गया था। इस समय तक स्टीफन को जागरूकता हुई। शायद मृत्यु का चक्र कभी तोड़ा नहीं गया। इन कुछ महीनों ने तूफान से पहले की शांति की तरह दिखाई दी और मृत्यु की तैयारी अंतिम कदम के लिए की जा रही थी। इस बार का लक्ष्य अब एकमात्र नहीं है।
अरे भगवान, तुम ठीक हो? ठीक हो तो बताओ।